ईरान बमुकाबला इसराइल इंटरनेट की फ़ज़ाओं में आजकल एक ही ये बात गूंज रही है। इसका जो बैकग्राउंड है वो यकीनन आपके इल्म में है कि इसराइल ने अप्रैल के बिल्कुल आगाज़ में दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पे हमला किया और वो बिल्डिंग उन्होंने तबाह कर दी। और उसके बाद ईरान ने, और जो जानी नुकसान है वो भी हुआ, और ईरान ने उसके बाद ये दावा किया कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और उसके बाद फिर ये चीज़ एक बिल्डअप होना शुरू हो गई। ईरान ने मुतअद्दिद इक़दामात उससे पहले किए और वो डिले हुआ तकरीबन 2 हफ्ते, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने शायद ये समझना शुरू कर दिया कि ईरान ने अटैक नहीं करना है, लेकिन बाद में ईरान ने अटैक किया। मल्टी फोल्ड ये अटैक था। कोई लगभग 300 उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स अपने वहाँ पे भेजे। इसराइल को इस बात की खबर थी कि ये होगा। अब उस पे अपनी अपनी दोनों का व्यू है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो लोग जो इस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से कुछ वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि आम तौर पे ऐसा ही होता है। जब आप इस लेवल का अटैक करते हैं तो दुश्मन को पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ लॉक की गई है, कौन सी लॉक नहीं की गई है। कुछ अर्सा पहले जब ये टी इज़ फैंटास्टिक वॉर हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ऐसी जगह पे इंडियन हाई कमांड को लॉक किया था, बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। और उसके बाद फिर वो उन्होंने अनलॉक कर दी वो लोकेशन, और जो इंडियन हाई कमांड है उनको भी पता चल गया था। एग्जैक्टली उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान ने लॉक किया और उसके बाद अनलॉक किया। वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। यही वजह कि आमतौर पर जब कोई सीनियर मिलिट्री क़यादत किसी हसास इलाके में जाती है तो वो अपने दूसरे मुल्क को बताती है कि हम फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं, कि गलती से कुछ ऐसा फायर वगैरह ना हो जाए कि एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाए। खैर वो एक और बात है। आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि ईरान ने ये जो एमिनेशन है ये भेजा और इसराइल ने 99% के लगभग उसको इंटरसेप्ट किया। ना इंटरेस्टिंग चीज़ इस सारे मामले में ये है कि ईरान ने जो ड्रोन्स भेजे वो स्लो हैं। मैक्सिमम गालबन 180 185 किलोमीटर की पर घंटा की स्पीड पे वो जा सकते हैं, और स्टैंडर्ड तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर पर आवर की उनकी रफ्तार। और उसके बाद उसके फॉलोअप पे कुछ मिसाइल्स भेजे और उनकी टाइमिंग ऐसे सेट हुई कि वो तकरीबन इकट्ठे इकट्ठे ही वहाँ पे पहुँचे। लेकिन इस सारी बात में इसराइल क्या क्लेम करता है? इसराइल ये क्लेम करता है कि हमने तुम्हारी ताकत को देख लिया है, तुमने 300 अपने एमिनेशन भेजे और हमने 99% उसमें से इंटरसेप्ट कर लिए। ईरान का दावा क्या है? ईरान का दावा ये है कि हमने 300 भेजे, ये अनथिंकेबल था कि इसराइल पे इस तरह का अटैक किया जा सकता है, और हमने स्टेट टू स्टेट ये अटैक करके दिखाया है, और साथ हमने अपना मसल भी फ्लेक्स किया है। यानी कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स भेजे हैं ईरान ने, उन्होंने तो टारगेट्स को हिट किया है। इंटरनेशनल मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि 7 उन्होंने भेजे और 7 के साथ नहीं, अपने टारगेट्स को अचीव किया। अब बाकी इतने मिसाइल्स क्यों भेजे? और उसकी वजह यह है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो मल्टीफोल्ड है। ज़्यादा मशहूर उसमें आयरन डोम है, लेकिन ओबियसली उसमें डेविड स्लिंग भी शामिल है। यानी कि 3 से 4 लेयर्स पे मुश्तमिल वो सिस्टम मौजूद है। ईरान ने जो अपना असल जो मसल फ्लेक्स किया है, जो दिखाया है अपनी कैपेबिलिटी, वो उनके जो स्प्लिटिंग वॉरहेड मिसाइल्स भेजे हैं वो हैं कि वो मिसाइल है, वो हवा में अपने वॉरहेड को स्प्लिट करता है और वो स्कैटर्ड अक्रॉस द सरफेस होता है। को 20-25 उसके मुख्तलिफ उसके पीसेस जो हैं वो फ़िज़ा में बिखरते हैं। और जो आयरन डोम है वो 20-25 मुख्तलिफ अटैक समझता है, या 20-25 ड्रोन समझता है, या वो 20-25 डिवाइसेस समझता है कि ये हैं, और फिर वो 20-25 को इंगेज, यानी कि 20-25 ही जाते हैं उसको इंगेज करने के लिए। वो इंगेज करने के बाद जो स्पेस बनती है उसमें से फिर अमेरिकन, माफ़ी चाहता हूँ, जो ईरानियन मिसाइल्स हैं वो उसमें से गुजरते हैं, और उसके बाद फिर टर्बो चार्जर उनके किक इन करते हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ उसके बाद जाते हैं। यानी कि शुरू में वो स्पीड नहीं होती, बाद में आती है, जिससे जो 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 इसराइली दिफा का जो मैकेनिज़्म है वो कंफ्यूज होता है कि उसकी स्पीड को पहले वो परख नहीं सकता। अब ईरान का ये दावा कि हमने चूंकि ये किया है और ये करके दिखाया है, इसलिए हम जो मैसेज आपको देना था कि अगर फुल स्केल जंग की तो अपने आयरन डोम के तुम ना समझना कि तुम्हारे पास वो है, बल्कि हम उसको इस तरह से नाकाम बना सकते हैं। और फिर वो मेन एयर बेस जिससे अटैक लॉन्च किया गया था ईरानियन कौंसल खाने को,
उस एयर बेस पे हमला किया। और इब्तदाई ख़बरें ये थीं कि मामूली सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन बाद में ख़बरें आई हैं कि नहीं, नुकसान एक्चुअली ज़्यादा पहुंचा है और ग़ालिबन उनका जो फ्लीट है उसमें से भी शायद एक आध जहाज़ का भी कोई नुकसान हुआ है। पर अगेन ये अनकन्फर्म्ड ख़बरें हैं, इस पे मैं तस्दीक से बात नहीं कर सकता। इससे पहले की जो बातें हैं वो एक्चुअली जो मिलिट्री के जो वेपन्स के एक्सपर्ट्स हैं, ये उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि मिसाइल्स जो अपना वॉरहेड स्प्लिट करता है, उसको तकसीम करता है और उसके बाद फिर उसमें से स्पेस बना के अटैक करता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ईरान ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। टेक्नोलॉजी तो आजकल तकरीबन हर मुल्क के पास ही होती है मोर और लेस, लेकिन इस्तेमाल करना इस ओडेशियस तरीके से, ये असल बात है ना। इसराइल का ये केस है कि तुमने 300 भेजे तो क्या हुआ भाई, हमने तो सारे के सारे जो हैं वो पकड़ लिए, तकरीबन 99% पकड़ लिए। तो वहाँ पे ये ख़बरें हैं इसराइल में कि हमने ईरान का हमला नाकाम बना दिया, और यहाँ पे ये है कि हमने जो ईरान में कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया। एक बच्ची के ज़ख्मी होने की भी ख़बरें हैं। तो दुनिया में एक जग हसाई भी है। मैं पर्सनली इस चीज़ से इत्तफाक़ नहीं करता कि ईरान ने हमला बड़ा कमज़ोर किया है। बोले ईरान ने ही हमला किया है। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि ईरान ने हमला फ़लस्तीन के लिए नहीं किया, उन्होंने ये हमला अपने कौंसल खाने के लिए किया है। लेकिन ये कह देना कि नहीं ईरान ने मजाक किया है, इसको हम मजाक में भी नहीं ले सकते, क्योंकि बहरहाल अगेंस्ट द ऑड्स, जिसमें RAF बरतानिया की भी शामिल थी, अमेरिका के भी फाइटर जेट्स शामिल थे, इसराइल की अपनी टेक्नोलॉजी शामिल थी, और मुसलमान मुल्कों ने पर्टिकुलरली उर्दन वगैरह ने तो बिल्कुल ईरान के साथ कोऑपरेट करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया। तो इन सब के ख़िलाफ़ इस माहौल में इस तरह का अटैक कर देना, मेरे ख्याल में ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, और अपनी टेक्नोलॉजी भी इसमें शो कर देना ये एक बड़ी बात है। तो इस हवाले से तो ईरान को यकीनन क्रेडिट जाता है। इस सारे मामले में अमेरिका का किरदार बहुत ही पिक्यूलियर है कि अमेरिका ने खुल के ये बात कही कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की मदद करेंगे, जो कि उन्होंने की ईरानी हमले को नाकाम बनाने की। लेकिन उसके बाद जो मशवरा अमेरिका की तरफ से इसराइल को वो ये है कि अब आप जवाब दर जवाब ना दे, लेकिन इसराइल एज़ वी स्पीक, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है, कि इसराइल हमला करने का इरादा रखता है। एटलीस्ट उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि हम ज़रूर करेंगे। अब उसके रिपरकशंस क्या होंगे, वी डोंट नो। असल जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस सारे मामले में नुकसान क्या हो रहा है। ईरान की एक पॉलिसी है, वो जवाब देता है जैसे भी हो। जब सुलेमानी पे अटैक किया था तो ईरान ने उसके जवाब में अटैक किया था। अब जमा तफरीक आप कर सकते हैं, ईरान ने ज़्यादा नुकसान किया, उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया, ईरान ने उनके 100 लोगों को ज़ख्मी किया, विद ज़ख्मी नोट के फ़िज़िकल ज़ख्मी किया। बहुत से ऐसे हैं जो कि ट्रॉमा का शिकार हुए एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या उनका कोई बंदा मारा गया, नहीं मारा गया? सो ये सारी चीज़ें, यस, आप कह सकते हैं कि ईरान ने वो जवाब नहीं दिया, देना चाहिए था, लेकिन ईरान की बहरहाल पॉलिसी है कि वो जवाब देता है जो उन्होंने इस दफ़ा दिया। असल नुकसान ये है कि जो कुछ गज़ा में हो रहा था उससे लोगों की नज़रें हट गईं। इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा इस चीज़ के पीछे पड़ गया। ईरान वर्सेस इसराइल, जेनोसाइड हो रहा है गज़ा में, और यहाँ पे जो ख़बरें हैं सारी वो इसराइल और ईरान के हवाले से गर्म हैं। अब इसराइल ईरान पे जवाबी हमला करता है या जवाब दर जवाब देता है या नहीं देता, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन वो इस मामले को एक दिन लटकाए, एक हफ़्ता लटकाए, एक महीना लटकाए, महीना तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर एक दो हफ्ते तक लटकाता है तो इसका मतलब ये है कि गज़ा की खबरें मज़ीद नीचे चली जाएंगी। जो असल बात है जिस पे बात की जानी चाहिए वो नीचे चली जाएगी, और इसराइल, ईरान, इस तरफ इंटरनेशनल मीडिया, ये प्रेशर उस ये वो यानी ख़बरों जो है ज़्यादा इन चीज़ों का ये ख़बरों का महवर बन जाएंगी। और मेरा ख़्याल है कि इसराइल की इस मामले में फ़तह यही है। ईरान की ये है कि उसने एक मौका बनाया और उसने अपनी पसल, जितनी भी उसकी पावर है, मसल है, वो सारा दिखा दिया। लेकिन इसराइल जो चाह रहा था कि दुनिया में जिस तेज़ी के साथ उस पर लान तान की जा रही थी, जिस तेज़ी के साथ वेस्ट उसको छोड़ रहा था, एंड यस, वेस्ट वाकई ही उसको छोड़ रहा था, कदम पीछे खींच रहा था। इस वाक़े के बाद एक तो ये है कि वेस्ट फिर उसके साथ खड़ा हो गया है, और दूसरा ये है कि हर रोज़ जो ख़बरें आती थीं कि गज़ा में क्या हो रहा है, वो ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। जुल्म बंद नहीं हुआ, उस पर गुफ्तगू बंद हो गई। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसराइल ने जो एक अपर हैंड है वो गेन किया है। हमारा इसमें क्या काम है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ज़रूर बात करें ईरान के हवाले से, ज़रूर बात करें इसराइल के हवाले से, इन दोनों ममालिक में जो आपस में हो रहा है उस पर, लेकिन गज़ा का ज़िक्र हम नहीं छोड़ सकते। अगर इसराइल का गेम प्लान ये है कि वो इस तरह से करके लोगों की तवज्जो हटा देगा, तो फिर हमारा गेम प्लान ये होना चाहिए कि तवज्जो हमारी नहीं हटेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो जो कंटेंट जिस तरह से हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, हमें वैसे ही प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो अदर वे कि हम ये जो लड़ाई है, जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, भूख अफलास से लोगों को शहीद किया जा रहा है, अगर हमने ये लड़ाई जीतनी है मज़लूमों के लिए और सोशल मीडिया पे ही जीतनी है, तो उसका यही तरीका है कि इसके बारे में बात जारी रहे।